नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों के लिए राजस्थान जिला दर्शन सीरीज चल रही थी और उसमें हम राजस्थान के जितने भी नए ज़िले बने थे उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हम लोग 4 ज़िलों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी राजस्थान के ब्यावर ज़िले के बारे में। ब्यावर के बाद दूसरे नंबर पर हमने बात की थी केकड़ी के बारे में। फिर हमने बात की थी 3 नंबर पर डीडवाना कुचामन के बारे में और फिर हम लोगों ने एक ज़िला देखा था शाहपुरा ज़िला। इस प्रकार से हमने अजमेर संभाग में जो नए ज़िले बने थे उनके बारे में बात की थी। आज हम एक नया ज़िला करने जा रहे हैं और उस ज़िले का नाम है नीम का थाना। नीम का थाना ज़िला जो है ये आपका सीकर और झुंझुनू ज़िला जो है उससे अलग करके एक नया ज़िला बनाया गया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसके तमाम वो तथ्य जो आगामी परीक्षाओं के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उन पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आप लोगों को आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं सामान्य जानकारी से। तो नीम का थाना के बारे में यदि हम लोग सामान्य जानकारी की बात करें तो गठन और उद्घाटन की तिथि वही रहेगी जो अन्य ज़िलों की थी। यानी गठन के लिए हम लोग आंसर कर रहे होंगे 4 अगस्त 2023। गठन कब हुआ तो हमारा आंसर होगा 4 अगस्त 2023। उद्घाटन कब हुआ तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 7 अगस्त 2023। इसका जो गठन है किस समिति की सिफारिश पर तो हम लोगों का आंसर होगा राम लुबाया समिति। इसके लिए जो समिति बनी थी उसका नाम क्या था? राम लुबाया समिति। आगे बात करते हैं इसकी स्थिति क्या है, यानी ये किसके साथ सीमा बनाता है। तो नीम का थाना जिला कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। इसका मतलब ये जो सीमा बनाता है वो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। कैसी सीमा बनाता है? अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। और ये जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है ये कौन से राज्य के साथ बनाता है तो हम लोगों का आंसर होगा हरियाणा के साथ। किसके साथ? हरियाणा के साथ बनाता है। फिर बात करते हैं संभाग की। तो इसका जो संभाग है वो राजस्थान का नवीन संभाग जिसको हम सीकर संभाग के नाम से जानते हैं। तो कौन से संभाग में स्थित है तो हम लोगों का आंसर क्या होगा? सीकर। अब देखिए सीकर संभाग जो है इसमें आपके 4 ज़िले हैं। 4 में शेखावाटी वाले 3, शेखावाटी वाले 3 ज़िले कौन कौन से तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे चूरू, सीकर और झुंझुनू। 3 तो ये हो गए। इसके अलावा एक और नया ज़िला जो हमने झुंझुनू और सीकर से बनाया है उसका नाम क्या हो जाएगा? नीम का थाना। नीम का थाना। इस प्रकार से इसका संभाग हो जाएगा आपका कौन सा? सीकर संभाग। आगे बात करते हैं इसका निर्माण कौन कौन से 2 ज़िलों को तोड़कर किया गया। तो इसका निर्माण किया गया एक तो आपके सीकर ज़िले को तोड़कर और दूसरा झुंझुनू ज़िला। यानी सीकर और झुंझुनू जो है उनको मिलाकर कौन सा ज़िला बनाया गया, उनमें से कुछ पार्ट लेके हमने निर्माण किया किसका? नीम के थाने का। नामकरण की यदि हम बात करें तो नीम का थाना जो नाम है ये आपका निम्बार्क संप्रदाय के कारण। किसके कारण? निम्बार्क जो संप्रदाय है उसके कारण, निम्बार्क संप्रदाय के कारण इसका जो नाम है वो हमें कौन सा देखने को मिलता है? नीम का थाना देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं इसके उपखंड और तहसीलों के बारे में। तो नीम का थाना जिला जो है उसमें उपखंडों की संख्या यदि हम लोग देखें तो उपखंडों की संख्या है 4। उपखंड कितने? 4। और तहसीलों की संख्या की यदि हम बात करें तो तहसीलों की संख्या है 5। तहसीलों की संख्या कितनी है तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे कितनी? 5। अब देखो ये जो 5 तहसीलें हैं इन 5 तहसीलों में से 2 तहसीलें कौन कौन सी? एक तो आपकी उदयपुरवाटी और दूसरी आपकी खेतड़ी। ये दोनों जो तहसीलें हमने ली है ये ली है झुंझुनू ज़िले से। कौन से ज़िले से लिए? झुंझुनू ज़िले से। जबकि नीम का थाना खुद पाटन और श्री माधोपुर, ये जो तीनों तहसीलें हमने लिए ये लिए सीकर से। कहाँ से लिए? सीकर से लिए। तो इस प्रकार से टोटल 5 तहसीलें, उन 5 तहसीलों में से 2 तहसीलें खेतड़ी और उदयपुरवाटी ये दोनों तो कहाँ से लिए? झुंझुनू से लिए। जबकि पाटन, नीम का थाना और श्री माधोपुर ये 3 कहाँ से लिए? सीकर से लिए। आगे बात करते हैं कि इससे सीमा कौन कौन से ज़िले बनाते हैं। तो ये आपका नीम का थाना ज़िला हो गया। और नीम का थाना ज़िले की यदि हम लोग सीमा रेखा की बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है झुंझुनू और सीकर, जिन दोनों से ये अलग हुआ है। इन 2 के अलावा जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली बहरोड
कोटपुतली, बहरोड। यानी ये कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है? तो हम लोगों का आंसर होगा 4 जिलों के साथ। 4 जिलों में यदि हम बात करें तो 2 तो आपके शेखावाटी वाले हो जाएंगे, एक का नाम हो जाएगा झुंझुनू और एक का नाम हो जाएगा सीकर। झुंझुनू और सीकर, फिर जयपुर रूरल यानी जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली, बहरोड। इन 4 से ये सीमा रेखा साझा करता है। आगे बात करते हैं भूगोल के बारे में। तो भूगोल के बारे में यदि हम लोग देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ की नदी। और नदी के बारे में यदि हम बात करें तो नदी का नाम है कांतली नदी। नदी का नाम क्या है? कांतली नदी। कांतली नदी जो है इसका उद्गम, कांतली नदी का उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है? खंडेला की पहाड़ियाँ। और खंडेला की जो पहाड़ियाँ हैं ये आपकी कहाँ पड़ती है? तो आप लोग आंसर कर रहे होंगे सीकर ज़िले में। यहाँ से इसका उद्गम होता है। उद्गम होने के बाद ये प्रवाहित कौन कौन से ज़िलों में होती है? तो ये 3 जिलों में प्रवाहित होती है। एक तो सीकर ज़िले में, सीकर के अलावा नीम का थाना और झुंझुनू ज़िला, प्लस कौन सा ज़िला? झुंझुनू ज़िला। अब ये नदी लगभग 100 किलोमीटर बहती है। कितने किलोमीटर? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर बहती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली अंत्य प्रवाह की सबसे लंबी नदी। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली अंत्य प्रवाह की सबसे लंबी नदी यदि हम लोगों से पूछी जाए तो हमारा आंसर क्या होगा? कांतली नदी। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली अंत्य प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? कांतली नदी। लेकिन यदि ये पूछा जाए कि राजस्थान की अंत्य प्रवाह की सबसे लंबी नदी और घग्गर ऑप्शन में हो तो हम लोग आंसर क्या कर रहे होंगे? घग्गर नदी कर रहे होंगे। लेकिन राजस्थान से निकलने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी यदि हम लोगों से पूछी जाए तो हम लोग आंसर क्या कर रहे होंगे? कांतली नदी। आगे बात करते हैं कि इसका जो अपवाह क्षेत्र है, इस अपवाह क्षेत्र को कहा जाता था तोरावाटी। क्या कहा जाता था? तोरावाटी कहा जाता था। और ये जो तोरावाटी है, तोरावाटी पर प्राचीन काल में शासन हुआ करता था तंवरों का। यानी तंवरों द्वारा शासित होने के कारण ये जो क्षेत्र है ये किस नाम से जाना जाता है? तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे एक भाषा बोली जाती है, उस भाषा का नाम है तोरावाटी। नाम क्या है? तोरावाटी। इस नदी के किनारे पर यदि हम लोग बात करें तो 2 सभ्यताएं विकसित हुई है। उनमें सबसे पहली जो सभ्यता है उसका नाम है गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता। और दूसरी जो सभ्यता है, पहली सभ्यता का नाम गणेश्वर, दूसरी सभ्यता की यदि हम बात करें तो एक सभ्यता है जिसका नाम है सोनारी। जिसका नाम क्या है? सोनारी। अब देखिए, पहले हम लोग गणेश्वर को पढ़ते थे सीकर में और सोनारी को पढ़ते थे झुंझुनू में। लेकिन अब ये दोनों की दोनों सभ्यताएं आपके कौन से ज़िले में आ गई है? तो हम लोगों का आंसर होगा नीम का थाना। आंसर क्या होगा? नीम का थाना। आगे जब हम इसका हिस्ट्री वाला पोर्शन देखेंगे तब हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि ये जो सभ्यताएं हैं इनके बारे में हम लोगों से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इनके बारे में और क्या क्या फैक्ट है। आगे बात करते हैं हम और कि इसके बारे में भूगोल को लेकर हम लोगों से और किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे सामने जो फैक्ट निकल कर आता है वो आता है तांबे को, खनिज को लेकर। खनिजों के बारे में यदि हम बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि पहले हम लोग बोलते थे कि हमारा जो ताम्रवती ज़िला है उसको हम लोग बोलते थे झुंझुनू है। लेकिन झुंझुनू में वो क्षेत्र जहाँ से तांबा निकाला जाता था, जिस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं खेतड़ी क्षेत्र, खेतड़ी क्षेत्र जो है उसको अब सम्मिलित कर दिया गया है किसमें? नीम का थाना में। ऐसे में हम ये बोल सकते हैं कि आगामी हमारा जो ताम्रवती ज़िला होगा वो नीम का थाना होगा। ताम्रवती ज़िला जो है वो कौन सा हो सकता है? ताम्रवती ज़िला। तो हम लोग आंसर क्या कर रहे होंगे? नीम का थाना। नीम का थाना। पहले हम लोग क्या करते थे? पहले हम लोग आंसर किया करते थे कि ताम्रवती ज़िला जो है वो झुंझुनू है। क्यों? क्योंकि खेतड़ी कहाँ हुआ करता था? झुंझुनू में हुआ करता था। आगे बात करते हैं तांबा जो है, इस तांबा के उत्खनन स्थल कौन कौन से हैं? तांबे के उत्पादक क्षेत्रों में सबसे पहले हम लोग नाम लेते हैं खेतड़ी का। राजस्थान में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन कहाँ से होता है? तो हम लोग आंसर दे रहे होते हैं खेतड़ी। खेतड़ी पहले आपका झुंझुनू में
हुआ करता था, लेकिन अब कहाँ है, नीम का थाना में, नीम का थाना में, NKT में। अब आगे यदि हम लोग बात करें तो दूसरा जो आपका उत्खनन क्षेत्र है उसका नाम है मीरा की नांगल। नाम क्या है, मीरा की नांगल। ये क्षेत्र भी कहाँ पड़ता है, नीम का थाना। फिर बात करते हैं बनने वालों की डाणी, बनने वालों की डाणी, ये क्षेत्र भी कहाँ पड़ता है, नीम का थाना में पड़ता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि तांबा, जो कि पहले ताम्रवती जिला हुआ करता था हमारा झुंझुनू का जो तांबे का उत्पादक क्षेत्र है खेतड़ी, वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, ये आपका नीम का थाना में ट्रांसफ़र हो गया। आगे बात करते हैं हम लोग हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जिसको हम लोग HCL के नाम से जानते हैं। और HCL की जो स्थापना होती है ये 1967 में होती है। कब होती है, 1967 में होती है। और ये जो है आपका HCL, ये HCL कहाँ पे स्थित है, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे खेतड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है, खेतड़ी में स्थित है। अब आप लोग आंसर कीजिए कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा जो 3 ताम्र परियोजनाएं संचालित की जा रही है, 3 ताम्र परियोजनाएं, चलो मैं इनके नाम बता देता हूं आपको। इसके द्वारा जो 3 ताम्र परियोजनाएं संचालित की जा रही है वो कहाँ संचालित की जा रही है। पहली जो परियोजना है उसका नाम है खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स। दूसरी परियोजना की यदि हम लोग बात करें तो उसका नाम है दरीबा ताम्र परियोजना, ताम्र परियोजना। और तीसरी परियोजना की यदि हम बात करें तो उसका नाम है चांदमारी ताम्र परियोजना, ताम्र परियोजना। अब देखिए ये तीनों परियोजनाएं राजस्थान के 3 अलग अलग ज़िलों में स्थित है। राजस्थान के 3 अलग अलग ज़िलों में कहाँ, जैसे खेतड़ी जो है ये अब आपकी कहाँ आ गई, नीम का थाना में, NKT में आ गई। फिर दरीबा जो है, जैसे अलवर का एक तांबा उत्पादक क्षेत्र है जिसका नाम है खो दरीबा, खो दरीबा, तो ये आपका पड़ता है कहाँ पे, अलवर में। तो दरीबा ताम्र परियोजना कहाँ संचालित की जा रही है, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे अलवर में। और चांदमारी ताम्र परियोजना जो है ये आपकी झुंझुनू जिले में, कौन से जिले में, झुंझुनू जिले में। तो ये हो गए तांबा खनिज, जो कि प्रमुख रूप से पहले निकाला जाता था आपका झुंझुनू जिले में, और अब कहाँ पे निकाला जाता था, हम लोगों का आंसर होगा कहाँ पे, नीम का थाना में। आगे बात करते हैं अन्य खनिज की। और अन्य खनिज में यदि हम लोग बात करें तो हमारा जो लोहा अयस्क आता है, लोहा अयस्क की यदि हम लोग बात करें तो नीम का थाना में इसके जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है उनके बारे में यदि हम बात करें तो नीम का थाना का एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है डाबला सिंगाना, डाबला सिंगाना। ये क्षेत्र कहाँ पड़ता है, नीम का थाना में। फिर यदि आगे हम अन्य क्षेत्र देखें इसके, तो अन्य क्षेत्रों में एक क्षेत्र आता है जिसका नाम है बागोली, 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 बागोली के अलावा एक क्षेत्र आता है सराय पचलंगी, सराय पचलंगी, पचलंगी। ये क्षेत्र आप लोगों को राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक आती है डॉक्टर हरिमोहन शर्मा, उसके अकॉर्डिंग जो नीम का थाना क्षेत्र है उसमें जो क्षेत्र दे रखे हैं उनकी मैं बात बता रहा हूँ। तो बागोली, उसके बाद कौन सा हो गया, सराय पचलंगी। फिर आपका होता है राजपुर नानावास, राजपुर नानावास। एक क्षेत्र और पड़ता है और उसका नाम है टोडा चिपलाटा, टोडा चिपलाटा। ये क्षेत्र हो गए आपके लोहा अयस्क के उत्पादक क्षेत्र, जो आपके कौन से ज़िले में स्थित है, तो हम लोगों का आंसर होगा नीम का थाना ज़िले में। आगे बात करते हैं अन्य फैक्ट के बारे में। तो बात आती है हमारी कंजर्वेशन रिजर्व की। कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में यदि हम लोग बात करें तो हम लोग पहले पढ़ा करते थे कि मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व जो है, यानी टोटल 3 कंजर्वेशन रिजर्व जो कि आपके खेतड़ी में हुआ करते थे या उदयपुर वाटी में हुआ करते थे, वो कहाँ पे आ गए, वो आपके नीम का थाना में आ गए। पहला कंजर्वेशन रिजर्व जो है उसका नाम है मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व। और मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये आपका पहले हुआ करता था उदयपुर वाटी, उदयपुर वाटी झुंझुनू में। अब कहाँ पे आ गया, तो हम लोगों का आंसर होगा नीम का थाना। फिर बात करते हैं बांसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व, नाम से स्पष्ट है कहाँ पे होगा, खेतड़ी में। तो ये आपका पड़ता है खेतड़ी, और खेतड़ी कहाँ पड़ेगा, नीम का थाना। तीसरा बांसियाल खेतड़ी 2 कंजर्वेशन रिजर्व, इसको बोला जाता है बांसियाल खेतड़ी बागोर कंजर्वेशन रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका पड़ता है कहाँ पे,
खेतड़ी में, और खेतड़ी कहाँ पाया गया? नीम का थाना में। तो ये हो गए राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व, जिनके 3 के ज़िले बदले हैं। कौन कौन से? मनसा माता, बांसियाल खेतड़ी और बांसियाल खेतड़ी 2। ये तीनों के तीनों कहाँ पे आ गए? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे नीम का थाना में। पहले ये कहाँ पे पढ़ते थे? पहले ये पढ़ते थे झुंझुनू जिले में। आगे बात करते हैं कि अरावली की कौन कौन सी चोटियाँ हैं जिनका संबंध नीम का थाना से है। तो यदि हम लोग बात करें तो नीम का थाना में एक पहाड़ी स्थित है जिसका नाम है मालखेत की पहाड़ी। मालखेत की जो पहाड़ी है उसकी चोटी जो है उसका नाम मालखेत की चोटी हम लोग बोलते हैं, और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसकी ऊंचाई है 1052 मीटर। 1052 मीटर। आप लोग बताइए कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है वो राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है और उसकी ऊंचाई कितनी है। फिर बात करते हैं लोहारगल चोटी की, और लोहारगल चोटी जो कि पहले हम लोग झुंझुनू में पढ़ा करते थे, ये अब कहाँ पे आ गई है? नीम का थाना में, और इसकी जो ऊंचाई है वो 1051 मीटर है। कितनी है? 1051 मीटर। आगे बात करते हैं तालाब के बारे में। तो तालाबों में हम लोग 2 तालाब पढ़ते हैं। एक का नाम है पन्नालाल शाह तालाब और दूसरे का नाम है अजीत सागर तालाब। ये दोनों के दोनों तालाब आपके अब कौन से ज़िले में आ गए? तो हम लोगों का आंसर होगा नीम का थाना। नीम का थाना। आगे बात करते हैं ऊर्जा। ऊर्जा की यदि हम बात करें तो सौर ऊर्जा का एक संयंत्र स्थापित किया गया है, और उस संयंत्र का नाम है गोरीर सौर ऊर्जा संयंत्र। ये जो गोरीर सौर ऊर्जा संयंत्र है ये आपका अब कौन से ज़िले में आ गया है? तो हम लोगों का आंसर होगा नीम का थाना। नीम का थाना। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो गोरीर सौर ऊर्जा संयंत्र है इसकी क्षमता कितनी है, यानी यहाँ से कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। फिर बात करते हैं राजस्थान का प्रथम फल उद्यान। ये आपका स्थापित किया गया है सरगोट नामक स्थान पर। सरगोट जो कि कहाँ पड़ता है? श्री माधोपुर में। श्री माधोपुर। और श्री माधोपुर अब कौन से ज़िले में आ गया है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे नीम का थाना। आगे बात करते हैं इतिहास के बारे में। तो इतिहास में सबसे पहला जो टॉपिक हमारा आता है वो आता है सभ्यताएं। और सभ्यताओं में यदि हम लोग बात करें तो सबसे प्रमुख सभ्यता हमारी जिसका नाम है गणेश्वर सभ्यता। अब इस सभ्यता के अन्य नामों की यदि हम बात करें तो इसको कहा जाता है ताम्र संचयी सभ्यता। ताम्र संचयी सभ्यता। फिर इसी सभ्यता को हम लोग बोलते हैं ताम्रवती सभ्यताओं की जननी। ताम्रवती सभ्यताओं की जननी। ये जो सभ्यता है इसी सभ्यता को हम लोग बोलते हैं पुरातत्व का पुष्कर। पुरातत्व का पुष्कर। अब ये जो आपकी सभ्यता है ये सभ्यता कौन सी नदी पर स्थित है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे कांतली नदी पर। कौन सी नदी पर? कांतली नदी पर स्थित है। जैसा कि हम लोग पहले जब कांतली नदी की थी तब भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। और ये जो सभ्यता है ये आपकी कैसी सभ्यता है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे ताम्रयुगीन। कैसी सभ्यता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? ताम्रयुगीन। फिर इसके जो खोजकर्ता है, खोजकर्ताओं में एक नाम हम पढ़ते हैं आर.सी. अग्रवाल का। आर.सी. अग्रवाल। और दूसरे इसके जो खोजकर्ता हैं उनका नाम है विजय कुमार। उनका नाम क्या है? विजय कुमार। विजय कुमार। विजयपुर नहीं, विजय कुमार। विजय कुमार। ये जो सभ्यता है इस सभ्यता के बारे में हम लोग ये पढ़ते हैं कि ये संपूर्ण भारत में एक ऐसी सभ्यता है जहाँ पर एक ही स्थान पर सर्वाधिक ताम्र उपकरण प्राप्त हुए। ताम्र उपकरण प्राप्त हुए। तो वो सभ्यता हमारी कौन सी हो जाएगी? गणेश्वर सभ्यता हो जाएगी। दूसरी इसके बारे में यदि हम लोग और फैक्ट की बात करें तो ये जो सभ्यता है यहाँ के जो अवशेष मिले हैं या यहाँ के जो ताम्र उपकरण मिले हैं इन ताम्र उपकरणों में 99% तक तांबा है। कितना प्रतिशत? 99% तक तांबा है। और यहाँ का जो तांबा था इस तांबे का निर्यात जो है यह आपका कहाँ किया जाता था? ये निर्यात आपका हड़प्पा में किया जाता था, कालीबंगा में किया जाता था, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो में किया जाता था। मोहनजोदड़ो में किया जाता था। अब देखिए इस सभ्यता की एक और विशेष बात है कि यहाँ पे मकान जो है उन मकान का निर्माण ईंटों की बजाय पत्थरों से किया गया है।
ईंटों की बजाय किससे किया गया? पत्थरों से किया गया। यानी पत्थरों का प्रयोग मकान बनाने में कौन सी सभ्यता में किया गया है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे कहाँ पे? गणेश्वर में। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। आगे बात करते हैं, यहाँ पे जो मुख्य ताम्र उपकरण मिले हैं उनमें एक तो आपको मिला है मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा, पकड़ने का कांटा। इसके अलावा कुछ तीर बाण के भी अवशेष मिले हैं, तीर बाण के भी ताम्र अवशेष मिले हैं। आगे यदि हम लोग बात करें कि यहाँ के जो मृद भांड थे, यहाँ के जो मृद भांड थे वो कैसे थे? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे कपीस। कपीस मृद भांड के अवशेष कहाँ से मिले? तो हम लोगों का आंसर होगा गणेश्वर से। फिर बात करते हैं कि ये जो आपका गणेश्वर सभ्यता है, यहाँ पे कौन सी फसल के अवशेष मिले हैं? फसल की यदि हम लोग बात करें तो गणेश्वर सभ्यता जो है यहाँ किसी प्रकार की कोई जो फसल है उसके अवशेष नहीं मिले। चावल के अवशेष सुनारी सभ्यता में प्राप्त हुए, यहाँ से प्राप्त नहीं हुए। तो मृद बांड कैसे हो गए? तो हमारा आंसर होगा कपीस। यहाँ मछली पकड़ने का कांटा मिला है, तीर कमान मिले हैं जो किसके बने हुए थे? तांबे के बने हुए थे। फिर बात करते हैं यहाँ के जो मकान हैं उन मकानों में ईंटों की बजाय किसका प्रयोग होता था? पत्थरों का प्रयोग होता था। और यहाँ के जो ताम्र उपकरण थे उनमें 99% तक क्या पाया जाता है? तांबा पाया जाता है। यहाँ का तांबा निर्यात किया जाता था किस किस को? हड़प्पा को, कालीबंगा को और मोहनजोदड़ो को। आगे बात करते हैं अन्य सभ्यता के बारे में, और उस सभ्यता का नाम है सोनारी सभ्यता। सोनारी सभ्यता कांतली नदी के किनारे पहले हुआ करती थी झुंझुनू जिले में, लेकिन अब कौन से जिले में आ गई है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे नीम का थाना, नीम का थाना। इसके जो खोजकर्ता इसके हैं आपके विजय कुमार। और ये जो सभ्यता है यह आपकी लोह युगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? लोह युगीन सभ्यता, लोह युगीन सभ्यता। कौन सी नदी पर स्थित है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे कांतली नदी पर। कहाँ पे स्थित है? कांतली नदी पर। सोनारी सभ्यता जो है यहाँ से लोहे गालने की भट्टी के अवशेष प्राप्त हुए। किसके? लोहे गलाने की भट्टी, इसके अवशेष हम लोगों को कहाँ से प्राप्त हुए? तो हम लोगों का आंसर होगा सोनारी सभ्यता से। फिर फसलों में यदि हम लोग बात करें तो यहाँ से चावल के अवशेष प्राप्त हुए। किसके अवशेष प्राप्त हुए? चावल के अवशेष प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से ये आपकी दूसरी सभ्यता हो गई जिसका नाम क्या है? सोनारी सभ्यता। आगे बात करते हैं ऐतिहासिक घटनाओं से रिलेटेड। तो ऐतिहासिक घटनाओं में सबसे पहले हमारे सामने जो आता है वो आता है पाटन का युद्ध। पाटन का युद्ध जो है यह आपका नीम का थाना, पाटन जो कि प्राचीन काल में तोरावाटी की राजधानी हुआ करती थी। तोरावाटी की जो राजधानी है उसका नाम क्या था? पाटन था। ये युद्ध लड़ा गया था 20 जून 1790 को। 20 जून 1790 को ये युद्ध मराठों और प्रताप सिंह के बीच लड़ा गया था। वर्सेज प्रताप सिंह, यानी मराठों और प्रताप सिंह के बीच युद्ध लड़ा गया था, पाटन का युद्ध। और ये युद्ध लड़ा गया था 20 जून 1790 को। आगे बात करते हैं तो आगे हमारा आता है मंदिर स्थापत्य कला। मंदिर स्थापत्य कला के बारे में यदि हम लोग बात करें तो सकराई माता का मंदिर, सकराई माता का जो मंदिर है ये आपका उदयपुर वाटी में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर वाटी, उदयपुर वाटी। फिर बात करते हैं मनसा माता मंदिर। तो मनसा माता मंदिर भी आपका कहाँ पे स्थित है? उदयपुर वाटी, उदयपुर वाटी। और ये दोनों जगह जो है ये आपकी कहाँ पड़ती है? तो आप लोगों का आंसर होगा नीम का थाना। फिर बात करते हैं गोपीनाथ का मंदिर, ये आपका पड़ता है श्री माधोपुर में, श्री माधोपुर। श्री माधोपुर में एक गांव पड़ता है, गांव का नाम है नीमड़ा गांव। कौन सा गांव? नीमड़ा गांव। और नीमड़ा गांव में ये मंदिर स्थित है, तो इसका भी ज़िला कौन सा हो जाएगा? नीम का थाना। आगे बात करते हैं क्षत्रियों की, और क्षत्रियों में सबसे पहले हम लोग देखते हैं जोगीदास की छत्री। जोगीदास की छत्री की यदि हम लोग बात करें तो ये आपकी उदयपुर वाटी में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे उदयपुर वाटी। और ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं यहाँ के किले, हवेलियाँ और महल। किलों के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ का जो खेतड़ी का किला है, खेतड़ी दुर्ग। खेतड़ी दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था महाराजा अजीत सिंह ने, महाराजा
अजीत सिंह। फिर बात करते हैं पंसारी की हवेली। पंसारी की हवेली आपकी स्थित है श्री माधोपुर। कहाँ पे स्थित है? श्री माधोपुर। और श्री माधोपुर कहाँ पड़ता है? नीम का थाना, NKT में। आगे बात करते हैं खेतड़ी महल की। खेतड़ी महल का जो निर्माण करवाया गया था वो करवाया गया था भोपाल सिंह के द्वारा। और खेतड़ी महल जो है यहाँ पे खेतड़ी के शासक अजीत सिंह के आग्रह पर स्वामी विवेकानंद ठहरे थे। स्वामी विवेकानंद इनको कहाँ ठहराया गया था? तो इनको खेतड़ी के महलों में ठहराया गया था। और इन्हीं के सहयोग से स्वामी विवेकानंद 1893 में जो शिकागो धर्म सम्मेलन होता है, शिकागो धर्म सम्मेलन, उसमें भाग लेने के लिए जाते हैं। धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं। आगे बात करते हैं तो आगे हमारे सामने आता है प्रसिद्ध व्यक्तित्व। और प्रसिद्ध व्यक्तित्व में यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने नाम आता है किसका? रामनारायण चौधरी का। रामनारायण चौधरी जो है इनका संबंध राजस्थान के नीम का थाना ज़िले से। कहाँ से? नीम का थाना ज़िले से है। और इन्होंने कौन से किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे बेंगू किसान आंदोलन। कौन सा? बेंगू किसान आंदोलन। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो हम लोगों का आंसर होगा रामनारायण चौधरी ने। ये आप लोगों को पता हो तो राजस्थान सेवा संघ जो है इनके संस्थापकों में शामिल थे। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब होती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। स्थापना का वर्ष आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी वर्धा में। और वर्धा पड़ता है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो राजस्थान सेवा संघ के जो संस्थापक थे उनमें किसका नाम आता है? रामनारायण चौधरी का नाम आता है। इसके अलावा इन्होंने अजमेर में नारेली आश्रम खोला था। कौन सा आश्रम? नारेली आश्रम, जो कहाँ पे स्थित है? अजमेर में स्थित है। अजमेर किसके द्वारा? रामनारायण चौधरी के द्वारा। इनकी पत्नी का नाम था अंजना चौधरी। और इनके बारे में यदि हम लोग बात करें तो आप लोग बताइए कि सीकर की वो कौन सी प्रसिद्ध सभा थी जिसको इन्होंने संबोधित किया था? यानी आपको उस सभा का नाम बताना है जिस सभा को इन्होंने संबोधित किया था। ये भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, यानी जब हमारे यहाँ पे आंदोलन चल रहे थे, उन आंदोलनों का नेतृत्व करने में अग्रणी महिला थी। तो आप लोग बताइए कि इन्होंने कौन सी सभा को संबोधित किया था। आगे बात करते हैं कैप्टन दुर्गा प्रसाद। और कैप्टन दुर्गा प्रसाद की यदि हम बात करें तो इनका जन्म भी नीम का थाना में होता है। और इनको हम याद करते हैं दैनिक नवज्योति समाचार पत्र जो है, समाचार पत्र, इसका संपादन का कार्य किसके द्वारा किया गया? कैप्टन दुर्गा प्रसाद के द्वारा किया गया। तो ये थे आपके नीम का थाना जो कि नया ज़िला बनाया गया है, उसके बारे में कुछ तथ्य। इनके अलावा कुछ फैक्ट और जो मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर में क्योंकि उनके बारे में चर्चा कर रखी थी तो हो सकता है कि उनके बारे में कोई प्रश्न आ जाए। तो यहाँ कुछ तीर्थ स्थल हैं। उन तीर्थ स्थलों में यदि हम लोग बात करें तो पहला जो तीर्थ स्थल है जिसको हम लोग गणेश्वर के नाम से जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, गणेश्वर, बालेश्वर। तीसरा है टपकेश्वर और चौथा है भगेश्वर, यानी जिसमें पीछे ऐश्वर आ रहा है, भगेश्वर। ये 4 यहाँ के प्राचीन तीर्थ स्थल हैं। प्राचीन तीर्थ स्थल कौन कौन से? गणेश्वर, बालेश्वर, टपकेश्वर और भगेश्वर। ये चारों के चारों कहाँ पे स्थित है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे नीम का थाना में। फिर यदि आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पे कुछ बांध है। उन बांध के भी मुझे लगता है कि हम लोगों को नाम याद होने चाहिए। बांध या तालाब जो है उनमें पहला जो है उसका नाम है कोट बांध। कौन सा बांध? कोट बांध, बहुत ही फेमस है यहाँ का। तो कोट बांध के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कोट बांध जो है वो कहाँ स्थित है? नीम का थाना में। एक बांध और है जिसका नाम है कायम बांध। और एक तालाब है, इस तालाब का नाम है पापड़ा तालाब। तो इस प्रकार से 2 बांध और 1 तालाब, ये 3 चीज़ें आपको और याद रखनी है। और ये तीनों की तीनों कहाँ स्थित है? नीम का थाना में स्थित है। तो इस प्रकार से ये आपका राजस्थान की जो जिला दर्शन सीरीज चल रही थी उसमें एक और ज़िला कंप्लीट होता है। और उस ज़िले का नाम क्या है? तो हम लोग बात करेंगे नीम का थाना की। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए वीडियो उपयोगी होगा।
यदि आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के लिए कुछ % भी ये वीडियो उपयोगी है तो आप इसे अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।